शार्क टैंक पे ऑब्वियसली सबने आपको देखा है, तो उसके बाद बिजनेस में कितना चेंज आया? शार्क टैंक आया और हम रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। कोई भी बीमारी को बीमारी बनने में करीबन 5 से 10 साल लगते हैं। जैसे पीसीओडी का है, ये स्टार्ट कैसे होता है? अगर आपका यूट्रस में वाता इम्बैलेंस है तो भी आपको पीसीओएस पीसीओडी हो सकता है। एलोपैथी में तो देखो इलाज नहीं है, पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओएस पीसीओडी के। नॉर्मल पीरियड्स में क्या खाना चाहिए? कुछ भी फ्रीजर से फ्रिज से निकला मत खाओ। क्या ऐसा होता है कि जैसे अगर ठंडा खा लिया तो एकदम से ब्लीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है? फैटी लिवर के लिए जैसे बोलते हैं कि ब्लैक कॉफी पियो। 70 या 65% पीपल टुडे हैव फैटी लिवर बिकॉज ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स। मीठे की क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है पीरियड्स में, ये क्यों होता है और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप लेट सोते हैं, 2 बजे पिज्जा खाते हैं छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, तो ये सारा लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। आजकल पीएमएस बहुत एक्सट्रीम होने लगे हैं, तो आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? आयुर्वेदिक प्लान क्या है अगर किसी को वेट लॉस करना है और स्किन को भी हेल्दी रखना है? खाना जो आप खा रहे हो उसमें लाइफ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि एलोपैथी अच्छा रूट है, उनको उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। त्रिफला तो इट इज गॉड्स गिफ्ट। ऐसा भी नहीं कि मैंने अश्वगंधा खा लिया अब मेरी लाइफ सेट है, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो रिधिमा, कैसे हो? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे क्योंकि शार्क टैंक पे ऑब्वियसली सबने आपको देखा है। एंड जो पीसीओडी वाला था वो मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट करती हूँ उससे। जो शार्क टैंक पे जैसे जाते हैं, कैसे इस पे मतलब जाने का प्लान बनता है या इनवाइट किया जाता है, क्या होता है इसका? तो बेसिकली एप्लीकेशंस निकलती हैं, उसके 2-3 राउंड्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। एंड दिस इज़ टिपिकली अ प्रोसेस ऑफ एनीवेयर बिटवीन 90 to 120 डेज, राइट। तो जैसे मुझे याद है 2021 जून के आसपास हमें एप्लीकेशन आई थी और हमें तो इनविटेशन आया था बिकॉज आई थिंक वो पहला सीजन था, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को अप्रोच किया जा रहा था। बट आई थिंक अब तो बहुत पॉपुलैरिटी है, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन आउट करते हैं कि ये फॉर्म्स हैं, आप भर लीजिए। सो जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपका पहला राउंड होता है। उसके बाद फिर आपके कुछ रिटन और वीडियो कैप्चर होती हैं, दैट इज़ योर सेकेंड राउंड। एंड जो लास्ट राउंड होता है उसको स्टूडियो राउंड बोलते हैं, जो बॉम्बे में होता है यूजुअली। एंड अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो वो जो स्टूडियो राउंड हुआ था आपका वो पब्लिकली दिखता है। सो टिपिकली जैसे मेरे टाइम पर मेरा जो वो स्टूडियो राउंड था वो करीबन 40-50 मिनट का था, बट जो आप टीवी पे देखते हैं दैट इज़ ओनली 14 मिनट्स। तो वो कट करके आपको दिखाते हैं, बट हाँ वो जो कॉन्वर्सेशन होती है शार्क्स के साथ वो काफ़ी लंबी चलती है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या स्टार्टअप है। बट मेरे लिए वो 50 मिनट थी, तो वो डिपेंड करता है वो कितनी लंबी जाएगी। और प्रॉपर डिस्कशन होता है कि आपका क्या ब्रांड है, पूरे नंबर्स डिस्कस होते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ जो दिखाते हैं टीवी पर वो काफ़ी छोटा वर्जन होता है। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं वो? आई थिंक जैसे थर्ड राउंड के लिए ही पहले कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जाते तो बहुत होंगे, तो कितने लोगों का शूट हो जाता होगा, मतलब कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं? आई थिंक बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है जिनकी फाइनल सिलेक्शन होती है। आई थिंक इट्स 1 in 1000 who gets selected. Okay. But क्राइटेरिया बहुत सिंपल रहते हैं। आई थिंक एक तो अगर आपका पर्पस है ब्रांड के पीछे और अगर आप कमोडिटी नहीं है तो ऐसे ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सेकंड ऑफ कोर्स इसकी अगर आपका कुछ यूनिक आइडिया है जो कि आपको लगता है कि यू नो इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, राइट, उन आइडियाज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आई थिंक द स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड or the story behind the company is a very very critical element in your selection. And of course उसके बाद आपके numbers हैं। अगर आपका अगर आपने इनिशियल नंबर्स अच्छे करे हैं और अगर सबको लग रहा है कि हाँ इसमें वायबिलिटी है in terms of profits, P&L, तो those are like a few criterias. In fact हमारे टाइम तो नहीं, बट हमने सारी अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह सबमिट करी थी टैंक से जाने से पहले, तो वो सारा कुछ वेरिफिकेशन होता है बिफोर दे एक्चुअली सेलेक्ट यू फॉर द थर्ड राउंड।
और जब आप गए थे तो आपका जैसे क्या मतलब आप किस बिजनेस के लिए आपका क्या बैकग्राउंड था कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे थे वहाँ? तो मैं मेरा बैकग्राउंड ई कॉमर्स का है। मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के साथ काफ़ी 3-4 साल काम किया है, बट किसी और कैटेगरी में। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हेल्थ में बहुत ज़्यादा था। जब मैं 12th क्लास में थी मेरा करीबन 86 kg वेट था और मुझे PCOS था। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी PCOS के बारे में, बट क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था अपना वज़न घटाने में, एंड देन ऑफ कोर्स आई एंडेड अप रीडिंग अ लॉट अबाउट हेल्थ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ जड़ी बूटी मेरे उस टाइम पर मेरी फैमिली ने मुझे दी थी कि रिवर्स करने के लिए PCOS। तो वो करीबन 2.5 से 3 साल लगे थे मुझे वो 86 to 58 होने में। तो मैंने वहाँ 32-33 किलो घटाया था। तो मुझे लगता है उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बट क्योंकि मैं बीटेक थी, इंजीनियर, MBA, तो मुझे कभी नहीं लगा कि इन सब चीज़ों का मेन स्ट्रीम कर सकते हो। फिर 2018 में मेरे फादर मतलब उनको लिवर का कुछ इशू चल रहा था, बट 18 में उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया, सिरोटिक लिवर उनका आया, और फिर हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूम रहे थे। एंड वो लोग, माई पेरेंट्स वर एक्चुअली डूइंग इट फॉर द लास्ट 3-4 years। वो मैं तब बड़ी हो रही थी तो मैं उनके साथ फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। एंड फॉर मी इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस कि हॉस्पिटल में जाके बैठो और इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही थी उनको, और कोई भी खाने के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के ऊपर देखा था कि खाना चेंज करने से कितनी बॉडी बेटर हो जाती है। और यहाँ मैं हॉस्पिटल में जब हूँ तो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इसको कोई आइडिया ही नहीं है कि खाना खाने से कैसे आपका लिवर बेटर हो सकता है। तो उस टाइम पे ChatGPT तो नहीं था, बट मैंने सारे रिसर्च पेपर पढ़ दिए कि क्या क्या हो सकता है। एंड काफ़ी सारे आयुर्वेदिक, बिकॉज वो आई थिंक आई गॉट लाइक अ पॉइंट कि जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं अब मुझको फॉर्मली भी पढ़ना है। तो मैंने 3-4 आयुर्वेदिक कोर्सेज कर लिए, योगा मैंने 6 महीने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो आई थिंक बहुत मैंने अपना जो नॉलेज था वो बढ़ाया। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो गलत है। आई थिंक एलोपैथी के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड बैक इन दोज डेज 2019-20 उस टाइम पे हेल्थ फूड्स के नाम पर, अगर आप याद करोगे, वो हेल्दी बार्स आती थी जिम के नाम पे, बिल्कुल, मखाना था, रोस्टेड चना, तो यही कैटेगरी थी हेल्दी में। कुछ एक्चुअल हेल्थ में कुछ नहीं कर रहा था कोई। एंड अगर आप ट्रेडिशनल आयुर्वेदा को देखो तो कोई उसको ख़रीद नहीं रहा था। वो बोरिंग ग्रीन पैकेजिंग के अंदर गोलियां दे रहे थे। जिनको प्रॉब्लम था वो कोई गोली नहीं खा रहा था, राइट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एलोपैथी की गोली खा रहे थे। जिनको छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि बोरिंग था, किसी ने उसको अच्छे से बताया नहीं। फिर अगर मिलेनियल्स की बात करोगे तो उनको लग रहा है कि अंधविश्वास है, ये तो मिथ है, दवाई ये कहाँ काम करेगी, राइट। सो बहुत सारा परसेप्शनल प्रॉब्लम भी था आयुर्वेदा को लेके। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे इस स्पेस में कुछ करना चाहिए। तो आई क्रिएटेड अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जिसमें हम सारी की सारी हर्ब्स यूज़ करते हैं ग्रीन टी के साथ, बट उसको लाइफस्टाइल में डालते हैं। उसको हम ये परसेप्शन नहीं दे रहे कंज्यूमर को कि आपको बीमारी है तो आप लीजिए। आइडिया है कि कोई भी बीमारी को बीमारी बनने में करीबन 5 से 10 साल लगते हैं। मुझे 4 साल ब्लोटिंग होगी, 5वें साल फैटी लिवर होगा, फिर 6ठे साल फैटी लिवर ग्रेड 2 होगा, 7वें साल अगर मेरी सेम हैबिट्स हैं तो जाके वो सिरोटिक लिवर बनेगा, फिर 4-5 साल डाल के शायद वो लिवर कैंसर बनेगा। तो बॉडी तो साइन दे ही रही है इतने सालों से, बट आप नहीं देख पा रहे हो। तो आई थिंक वो एक पर्पस था कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने से पहले कैसे काट सकते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स से। तो आई थिंक दैट वाज द आइडिया एंड देन वी क्रिएटेड नम्मे आउट ऑफ इट। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग
में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जब आपने फर्स्ट टाइम मतलब किया जी। कैसे आपको क्या था, आपको फीडबैक का क्या रहा कि कैसा फीडबैक आएगा, कहाँ ट्राई किया आपने? सो मैंने ब्रांड को ही 2020 में शुरू किया और आई थिंक इंटरनली हमें इतनी ज़रूर क्लैरिटी थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस करने पे अगर आप प्रोडक्ट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, स्पेशली दीज सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, दैट टुक मी लाइक 6 months। उसके बीच पे मैंने क्या किया, ट्रायल्स करने शुरू कर दिए। जो फॉर्मुलेशंस हमने बनाई थी, कुछ हम ये फैमिली बिजनेस में ऐसे हर्ब्स करते थे जिनकी पूरी सप्लाई का कंट्रोल हमारे पास था। मतलब हम डायरेक्ट फार्मर से कुछ जड़ी बूटी लेकर आ रहे थे जो डायरेक्ट कंट्रोल था हमारे पास। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मिलावट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी। एंड कुछ फॉर्मुलेशंस हमारे पास खुद के पास थी, तो उसको अडेप्ट करके विद जो जिस जनरेशन में हम हैं उसके साथ अडेप्ट करके कुछ ट्रायल्स रन करे। तो पहले 8 महीने एक्चुअली मैंने सिर्फ ट्रायल रन किए, अपने रिलेटिव्स में दिया, जिनको प्रॉब्लम थी उनको दिया। फिर फ़ोन कॉल करते थे हम हर एक हफ्ते में कि अभी क्या लग रहा है आपको, अभी क्या लग रहा है। फिर हर 3 महीने में उनसे टेस्ट रिपोर्ट मंगानी और उनको फ्री सैम्पल्स देने, बिकॉज कोई आपके लिए फ्री भी नहीं करता है। तो आई थिंक वो कुछ चला 6-8 महीने। एंड फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये तो अब काम कर रहा है, देन आई थिंक हमने लैब टेस्ट करवाए। कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होती है आपको पैन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, वो सब करवाया। एंड देन वी स्टार्टेड द बिजनेस। इनफैक्ट पहले 2.5 साल हमने कोई बहुत मार्केटिंग नहीं करी। हम कंटेंट क्रिएट करते थे और नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करते थे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते थे। प्लस बहुत वर्ड ऑफ माउथ फास्ट था, स्पेशली फॉर द PCOD प्रोडक्ट दैट वी वर डिस्कसिंग। उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि एक को पीरियड्स आया, ऑब्वियसली वो अपनी फ्रेंड्स में बता रही है कि मेरे को भी पीरियड्स आ गए, राइट। सो वो इनिशियल तो वो आई थिंक इट वाज जस्ट अ कस्टमर टू कस्टमर वायरलिटी दैट वेंट फॉर अस। तो जैसे PCOD का है, ये स्टार्ट कैसे होता है एंड किस टाइम पे, जैसे आप जो बता रहे हो कि आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए, कब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड जो आप प्रोवाइड करा रहे हो जो वो कितना जल्दी असर दिखाएगा एज कम्पेयर टू एलोपैथी? ओके, एलोपैथी में तो देखो इलाज नहीं है, ठीक है। जो आपको वो दवाई देते हैं 28 दिन की, वो सिर्फ एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को मिमिक करती है, ठीक है। और वो आपके नेचुरल हार्मोन्स को सप्रेस करके साइकिल्स क्रिएट करती है आर्टिफिशियली। तो वो तो आपके नेचुरल साइकिल को बिल्कुल डिस्टर्ब करती है। तो अगर आपको पीरियड्स नहीं भी आ रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ना करें, बट वो तो बिल्कुल मत लें। आई थिंक माई रिक्वेस्ट इज़ दैट। बट अगर आपको, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपको सिम्टम्स हैं जैसे कि पीरियड्स कम आना, या पहले आपका साइकिल 5 या 6 या 7 दिन था, वो सडनली 3 दिन हो गया है, ठीक है। या फिर पीरियड्स इरेगुलर होना कि 3 महीने आए फिर 1 महीना स्किप हो गया, फिर 6 महीने आए फिर 7वां महीना स्किप हो गया। या फिर बिल्कुल स्पॉटिंग होती है, ठीक है। या फिर बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकल जाते हैं और ओवर ब्लीड कर जाते हो आप, वो भी सिम्टम होता है PCOS PCOD का। या पहले आपको बचपन में कभी पेन नहीं होती थी पीरियड्स के टाइम पर, बट अब बहुत एक्सट्रीम पेन होने लग गई है। ये सारे बड़े बेसिक सिम्टम्स हैं PCOS PCOD के। इसके अलावा एक्ने है,
चिन के ऊपर जो हार्ड हेयर आते हैं आपके, ठीक है, और भी बॉडी पार्ट्स पे हेयर लॉस, स्पेशली ये जो फ्रंटल ये एरिया है, क्योंकि बॉल्डिंग बिल्कुल मेन की तरह होती है आपकी, तो बिल्कुल यहाँ से आपकी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओएस पीसीओडी के। एंड वेट तो आई थिंक सबसे पहला कोर्स वेट गेन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है। गेन की जो हमारे पास यू नो द रीजंस दैट वी हैव आर फार मोर, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत पतला भी हो रहा है या वेट नहीं गेन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है उसको पीसीओएस नहीं है, उसको भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना चाहिए, सिंपल है, अल्ट्रासाउंड कराओ, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा लो, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी इसमें से कोई सिम्टम है आपको है तो आप सिंपली जाके करवा लो। और अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो भी आपको हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर सिस्ट है अगर बाय चांस, तो वो बढ़ रही है घट रही है, एग में एग्स का क्या साइज़ हो रहा है या क्या कंडीशन है अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो हर 6 महीने में देखना चाहिए। और हम जो करते हैं, आई थिंक वी आर जस्ट द मीडियम टू कम्युनिकेट आयुर्वेदा। मतलब सदियों से आयुर्वेदा में अशोका छाल है, शतावरी है, लोत्रा है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करते हैं। अशोका आपके यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है, जैसे बहुत लोगों को मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग वीक होती है, तो अशोका उसको स्ट्रेंथन करता है। तो ये जो हर्ब्स हैं ये रूट कॉज में जाके चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो आई मीन अब तो कितनी सारी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, इतने रिसर्च पेपर्स हैं कि दीज डू हेल्प इन योर यूट्रस, राइट। शतावरी तो इनफैक्ट जब मेनोपॉज आता है तब भी लोगों को बहुत इनकरेज किया जाता है फीमेल्स में कि आप इसको लीजिए। तो शतावरी तो एज अ हर्ब आई नो सो मेनी पीपल जो लेते ही हैं। तो ये सारे हर्ब्स जो हैं वो कोर में जाके इश्यूज़ को ठीक करते हैं। आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अगर आपका यूट्रस में वाता इम्बैलेंस है, वात अगर इम्बैलेंस हो गया आपका, विच इज़ द इम्बैलेंस ऑफ एयर, अगर वो हो रहा है तो भी आपको पीसीओएस पीसीओडी हो सकता है। उसको हम कोल्ड वूम भी कहते हैं। ओके। बहुत लोगों को इनफर्टिलिटी भी कोल्ड वूम की वजह से होती है कि आपका यूट्रस बल्की हो गया है एंड उसमें सिस्ट आ गए हैं। तो उस केस में भी जैसे आजकल बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं या पीरियड्स में आइसक्रीम खा लेते हैं, पीरियड्स में कभी कुछ ठंडा नहीं खाना चाहिए, गर्म तासीर का, गर्म चीज़ें, क्योंकि वो वार्मथ जो आपको आपके यूट्रस को चाहिए वो नहीं मिल रही है, राइट। सो ये भी पूरा क्या ऐसा होता है कि जैसे अगर ठंडा खा लिया तो एकदम से ब्लीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जम जाएगा खून अंदर, जिसको निकलना था, दैट टॉक्सिन और वेस्ट दैट डिड नॉट गेट यूटिलाइज्ड फॉर यू नो हैविंग योर चाइल्ड, उस दैट वेस्ट हैज़ टू गो आउट, राइट। वो तो अगर आप ठंडा दे रहे हैं तो उससे क्लॉट्स बन जाएंगे। जैसे आप देखना बहुत लोग अगर पीरियड्स लास्ट साइकिल में अच्छे नहीं आए तो अगले साइकिल में क्लॉट्स निकलेंगे, राइट। वो ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, बट कई बार क्योंकि वो पीरियड्स पिछली बार नहीं आए हैं तो वो क्लॉट की फॉर्म में बनकर आपके अंदर ही सेटल हो गए हैं और वो नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं। एंड जैसे किसी को पीसीओडी है तो क्या घी या मिल्क ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं तो वेट को करता है? देखो मिल्क तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अवॉइड कर लेना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदा में तो बहुत महत्व है मिल्क का, बट अनफॉर्चुनेटली जिस एरा में हम चल रहे हैं यहाँ मिल्क तो हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर गाय का, और कई गाय का तो आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, गाय का ही नहीं आ पा रहा है, पैकेट्स में कुछ भी आ रहा है, इसमें कुछ भी आ रहा है, तो वो अवॉइड करना है। बट घी आई थिंक इट्स एन एलिक्सर फॉर द बॉडी, मतलब आपकी जो नरिशमेंट है बॉडी के अंदर, बहुत सारे जो आप चीज़ें खा रहे हैं, जैसे आप टर्मरिक खा लेते हैं या कुछ भी चीज़ें, वो सारी एब्जॉर्प्शन ही घी के फैट से हो रही है। तो जो लुब्रिकेशन है आपकी बॉडी का वो तो घी उसके लिए बहुत एसेंशियल है, तो घी खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग इट राइट नाउ, आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क आउट। मैं पहले अपने पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आई एम लाइक माई ओन गिनी पिग, बट जैसे मैं घी आई एम हैविंग इट एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दीज डेज, एंड आई हैव लाइक नो कॉन्स्टिपेशन, नो ब्लोटिंग। अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं डेफिनेटली करती हूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन वाइल आई ट्रैवल, मुझे खाना सूट नहीं करता हर जगह का। तो मैं जब घी यू नो आई डू इट विद माई चाय और वट एवर आई एम हैविंग, और मे बी सिंपल वाटर सुबह सबसे पहले। हाँ सबसे पहले इससे क्या होता है, बॉडी की पूरी लुब्रिकेशन हो जाती है। तो आप कुछ भी खा रहे हो तो जो वात इम्बैलेंस है, एसिडिटी हो जाती है या एकदम ब्लोटिंग हो जाती है, वो नहीं होता है। कितना लेना चाहिए? आधा चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच, एक चम्मच। और डायरेक्ट अगर कंज्यूम कर सकते हो तो
खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, इट इज़ योर ओन चॉइस। वार्म वाटर में इसलिए लोग पीते हैं क्योंकि इसकी वो सुबह सुबह आपने पानी नहीं पिया होता है, डिहाइड्रेट होती है बॉडी फ्रॉम लास्ट नाइट, तो इट इज़ गुड वे ऑफ क्लेंजिंग। बट हाँ, इफ समबडी वांट्स टू हैव लाइक अ चम्मच ऑफ घी, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, कुछ ऐसा वो नहीं है। तो जैसे पीसीओडी में आप जो जड़ी बूटी देते हैं, इसके कुछ ऐसा भी होता होगा, क्योंकि अगर वो जड़ी बूटी है तो कुछ गर्म भी होती है, गर्म तासीर की, तो अगर उनको गर्मियों में ले रहे हैं या कितने टाइम तक लेना है, या कहीं जैसे मानिए मेरी गर्म तासीर है और मैं और जड़ी बूटी लूंगी, तो जैसे अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी भी अगर ज़्यादा ले लूँ 2 बार से ज़्यादा तो मेरे पिंपल्स आ जाएंगे। जी, मैं समझ रही हूँ। तो फिर वो लोग क्या करें? देखो, इसी में ही आपको एक प्रैक्टिशनर चाहिए होता है, एक फॉर्मुलेशन चाहिए होती है। जैसे हमारा ग्रीन टी बेस है, एक न्यूट्रल बेस है, उसकी अपनी गर्म तासीर नहीं है, और हम लोग हर्ब्स बहुत ही इन्फॉर्म तरीके से डालते हैं। जैसे जो टोटल फॉर्मुलेशन की रेशियो होती है वो शायद टोटल ग्रीन टी में 30% ही होती है। वो इसीलिए होता है ताकि सबको सूट करे, राइट? आप तो मेरे पास पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, और अगर मुझे ये मास लेवल पे करना है तो मुझे हर किसी के लिए बनाना है, उसके लिए भी बनाना है जिसका पित्त हमेशा ज़्यादा रहता है। तो हम लोग उस फॉर्मुलेशन में, उस परसेंटेज में वो इंग्रेडिएंट डालते हैं ताकि वो आपके पित्त को एग्रेवेट ना करे। और फिर जैसे पीसीओएस टी में मैं आपको बताती हूँ, स्पेयरमिंट डालते हैं, उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, तो हम उसके साथ कुछ ऐसे हर्ब्स डाल देते हैं जो बैलेंस कर देते हैं इन हर्ब्स को। तो दैट इज़ द साइंस बिहाइंड व्हाई यू शुड कंसल्ट समबडी बिफोर टेकिंग द हर्ब्स। जैसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, वो कर्क्यूमिन वगैरह के शॉट्स पीते हैं। जैसे हमने यूएस में काम शुरू किया है, वहाँ पर पानी के अंदर कर्क्यूमिन शॉट लेना बहुत ही कॉमन चीज़ है। उससे बहुत लिवर डैमेज हो जाता है अगर आपको नहीं पता है वो कितना शॉट लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कर्क्यूमिन शॉट लेते हैं लोग, उसमें तो पानी है, वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, राइट? कर्क्यूमिन, टर्मरिक तो पूरा इट इज़ अ गेम ऑफ कि वो कितना एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। उसको आप फैट नहीं दोगे, उसको आप ब्लैक पेपर नहीं दोगे एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो दैट इज़ वेयर द साइंस इज़। मतलब आप आंखें बंद करके कुछ नहीं खा सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने गिलोय खाया था 1 साल, हमारा लिवर डैमेज हो गया, हमें जॉन्डिस हो गया। परसेंटेज ऑफ हाउ मच टू हैव इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग, स्पेशली इन आयुर्वेदा, कि हर चीज़ का एक हिसाब है कि आपको कितना खाना है या कितना नहीं खाना है। जैसे शार्क टैंक पे आपने कहा था कि 1 महीने में इससे ठीक हो जाएगा, एंड विनीता ने वो डिनाई किया था कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सच में 1 महीने में वैसे ठीक हो जाता है? देखो, पीरियड्स तो अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज नहीं हैं आपके, जैसे जिन लोगों को, एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिन लड़कियों को 1 साल से ऊपर हो गया है पीरियड्स आते नहीं आए हैं, उनको तो लग जाते हैं 3 से 4 महीने वापस अपना साइकिल लाने में। पर जैसे मुझे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेरा पीरियड फ्लो कम हो गया है, या मुझे 4 महीने आते हैं, 1 महीना फिर स्किप हो जाता है, या मुझे 28 दिन का साइकिल नहीं है, 50 दिन का साइकिल है, तो उन केसेस में तो आप 3-4 हफ्ते में आराम से देख सकते हो कि आपके नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ हाँ, इनफैक्ट आपका जो लिवर टी पीते हैं जो लोग, उनका अगर आप पूछोगे कि आपका फैटी लिवर ठीक हो गया, फैटी लिवर तो 2 हफ्तों में ठीक नहीं होता है, पर तीसरे हफ्ते में कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है उनके। फैटी लिवर के लिए जैसे बोलते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पियो, हाँ बिल्कुल, वो ठीक हो जाता है। वो ठीक, हाँ, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है फैटी लिवर के लिए। इनफैक्ट जो लेयर है आपकी फ़ैट की लिवर के ऊपर, उसके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी है, पर दूध वाली नहीं। ब्लैक कॉफ़ी, हाँ, ब्लैक कॉफ़ी, बिना शुगर, बिना मिल्क। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड एक्चुअली। एंड मुझे जैसे एक है मेरी नॉन है, उन्होंने कहा इसमें लेमन और अगर आप ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं आपके वेट में भी हेल्प करते हैं, वेट लॉस में भी। इज इट ट्रू? नहीं, मैं वेट लॉस के लिए कोई एक इंग्रेडिएंट कभी नहीं बोलूँगी कि उसके लिए सही है। वेट लॉस बहुत ही एक होलिस्टिक एक्टिविटी है ना। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डाइट और आपका स्लीप, ठीक है? एक्सरसाइज भी नहीं है, आपका डाइट और आपका स्लीप। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं जिसमें एनर्जी हाई है, विच मीन्स कि मेरे पास फ्रेश कुक हुआ और उसी समय मैंने खा लिया, वो तो बेस्ट है। जो आपके आगे पीछे मिलता है खाना, है ना, जैसे हम दिल्ली में हैं, हम कोकोनट ऑयल ना खा के सरसों के तेल में खाना बनाए या घी में बनाए, हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वही हमारे आगे पीछे उगता है, हमारे पीछे वही बनता है, ऐसा ही मिल जाएगा। हाँ, तो सीजनल खाएं, घर का खाएं एंड टाइम से खाएं, राइट? जैसे हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कि जठार अग्नि एकदम मंद हो जाती है सूर्यास्त के बाद, बट हम लोग तो 10 बजे रात को खाना खा रहे हैं। तो जब आपकी डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है तो आपका खाना कहाँ पचेगा?
और फिर जो बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने हैं एट सेलुलर लेवल, राइट, डिटॉक्सिफिकेशन मोस्टली सारे ऑर्गन्स की सेलुलर लेवल पे रात को होती है, जब आप सो रहे होते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है। तो अगर आप उस समय खाना डाल रहे हैं और उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फैट में जमा होगा, राइट। आप लिवर को लिवर का काम नहीं करने दे रहे हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खाना। उसके बाद, और जैसे बीच बीच में हम स्नैकिंग करते हैं ना, बहुत स्नैकिंग का बहुत एक चलन है, वो भी क्या है, वो भी आप अपने नॉर्मल फंक्शंस को हैम्पर कर रहे हो होने से। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, एंड स्लीप। जितना वेयर एंड टेयर है, जितना भी आपका बॉडी का रिकवरी है, वो स्लीप के टाइम पे होता है। आप कितना भी जिम कर लो, अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो, बॉडी अपना फैट नहीं छोड़ेगी। तो एक इंग्रेडिएंट नहीं बोलूँगी, ऑफ कोर्स लेमन के अपने फ़ायदे हैं, विटामिन सी है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, बट खाली लेमन से या ऐसा कुछ करके फैट लॉस होगा, ये सब मिथ है। पीसीओडी जो है ये अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 साल में ज़्यादा आया है, पहले नहीं था। हाँ पहले पीसीओडी टर्म मैंने भी नहीं सुना था। बिल्कुल। हाँ ये अभी ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं कि जो पीसीओडी मतलब हर किसी को मिल जाएगा। मैं हैरान हो जाती हूँ, छोटे बच्चों को मतलब जो स्टार्ट हो रहे हैं जिनके पीरियड्स, उनको पीसीओडी है, हर किसी को। या अगर आपके जैसे आपके 2 बच्चे हैं, उसके बाद आपका पीसीओडी निकल रहा है, तो क्या ऐसा क्या चेंजेस ऐसे मतलब अभी जो हो रहे हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हर एज ग्रुप को हो रहा है और इतना ज़्यादा हाइप हो गया है? पहला तो लाइफस्टाइल है, ठीक है। आप लेट सोते हैं, ठीक है, 2 बजे पिज्ज़ा खाते हैं छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, है ना। तो ये सारा लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है, ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, ठीक है। जंक फूड इतना खाते हैं हम। अब इसमें हर जंक फूड में आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनके हमें नाम नहीं समझ में आ रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें खाएंगे, ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से तो मिमिक करेगा, राइट। आपके नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। दूसरा चीज़ ऑफ कोर्स, जो वर्किंग विमेन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है पीसीओएस, स्पेशली फ्रॉम द एज 25 to 32। ये जो वर्किंग पॉपुलेशन वाली एज है, राइट, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है कि हम लेट नाइट्स काम कर रहे हैं, हमारे को इतना स्ट्रेस है जितना हमें, अगर आप हमारी लिनिएज देखोगे एज विमेन, हमारे किसी भी अगर आप अपनी जनरेशन देखोगे, किसी को इतना स्ट्रेस नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्ट्रेस है वैसे ये, बट इतना स्ट्रेस कभी भी, विमेन वर सपोज टू बी नर्चरर्स, यू नो। तो इस तरह का स्ट्रेस, राइट, यू आर स्टेपिंग अप इन द शूज ऑफ अ मैन एंड ऑल्सो एक्टिंग एज अ मैन। अब एक बड़ी कॉमन सी ट्रेट है जिनको पीसीओडी होता है। एक तो वो बहुत ही स्ट्रेस तो होते ही है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको, या बहुत ही टेरिटोरियल इन नेचर होते हैं, डोमिनेटिंग इन नेचर होते हैं, राइट। तो डोमिनेशन और ये सारी चीज़ें 2 तरीके से एक्सरसाइज करी जा सकती है। या तो यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैन, राइट, और फिर आप अपना टेरिटोरियल बिहेवियर दिखाओ, या है फिर अपनी फेमिनिन पावर को यूज़ करो। तो आई थिंक वो जो थोड़ी सी गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हम वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मैन, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द डीप इमेंस एनर्जी ऑफ योर फेमिनिन, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक डिस्कनेक्ट है, बट मोस्टली ऐसे लोगों में ज़्यादा इशू है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू रन विद द मैन, विच इज़ ओके, बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको फेमिनिन पावर को यूज़ करके आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। या वो शिव आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक अगर मैं देखूं मेरे स्पिरिचुअल साइड से, हाँ। तो शक्ति को लोग बोल रहे हैं कि हाँ, बट शक्ति के पास जो है, हाँ। वो और किसी के पास नहीं है। और शक्ति को जब आप यूज़ कर लोगे तो आई थिंक वहाँ से फिर वो अब आप वो कर भी पाओगे जो आप चाहते हो करना, और फेमिनिन साइड से करोगे तो आई थिंक दैट विल हैव इट्स ओन ब्यूटी। नॉर्मल पीरियड्स में क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वो रह ना जाए, जो क्लीन होना है, डिटॉक्स होना है? कुछ मैं अपनी दादी नानी के नुस्खे बता सकती हूँ। एक तो कुछ ठंडा मत खाओ, कुछ भी फ्रीज़र से फ्रिज से निकला मत खाओ, कुछ भी ठंडी तासीर का है वो मत खाओ, जैसे नींबू पानी, गोंद कतीरा, कोल्ड ड्रिंक या जो भी चीज़ें हैं वो मत खाओ। गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करो, दालचीनी, अजवैन, जीरा, इसका काढ़ा बना के पी सकते हो, ये अच्छा है बॉडी के लिए। पाइनएप्पल और पपाया एज फ्रूट्स, ये भी बहुत पीरियड्स इंड्यूस करते हैं नेचुरली, और गर्म तासीर के हैं दोनों, तो ये भी बहुत अच्छा है पीरियड्स के दिनों के लिए। गुड़, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं, आपने थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें जो भी ड्राई फ्रूट है आपके पास बेसिकली वो आप डाल सकते हो, जीरा और घी,
इस सबको आप मेल्ट कर लो और इसको मिक्स कर लो और इसको थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच दिन में खाते रहो 2-3 बार। इससे भी जितना आपका पुराना क्लॉट्स जो जमे हुए हैं आपके अंदर वो सारे निकल जाएंगे। तो जो फंडामेंटल है वो ये है कि घर का खाना खाओ, रेस्ट करो एंड एक्सरसाइज यूजुअली हम नहीं सजेस्ट करते हैं। एग्रेसिवनेस, दौड़ना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जस्ट टेक यू टाइम, मतलब टेक इट एज एन ईजी टाइम, है ना। और ये 3-4 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, इससे काफ़ी पुराने क्लॉट्स कार्ब्स कितने लेने चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि कार्ब्स थोड़े अवॉइड करना चाहिए सो दैट जो प्रोसेस है वो चलता रहे। नहीं, कार्ब्स देखो, कार्ब्स को लेने का ढंग होना चाहिए। नॉर्मल खाना खाओ, आई विल नॉट से कार्ब्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। बॉडी अपने लो पे होती है तो थोड़े कार्ब्स चाहिए भी होते हैं बॉडी को। ऐसा नहीं कि आप वो फैट और कीटो वो सब नहीं करना चाहिए। आप सिंपल राइस खाते हो तो राइस विद दाल विद स्प्राउट्स, मतलब बैलेंस योर कार्ब्स विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। बट मैं ये नहीं कहूँगी कार्ब्स छोड़ दो या ऐसा कुछ, मतलब ऑफ कोर्स आई विल नॉट से कि पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, बट जो नॉर्मल घर में खाना बना है आप वो खाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मीठे की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है पीरियड्स में, ये क्यों होता है और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आप मीठे में डेट्स ले सकते हो, डार्क चॉकलेट अगर आपको पसंद है आप वो खा सकते हो। लाइक पर्सनली मैं डेट्स के साथ ड्राई फ्रूट बहुत खाती हूँ, जैगरी भी ले लेती हूँ। तो जो मैं आपको वो कंकॉक्शन बता रही थी, इसमें जीरा है, घी है, वो आप मीठे में ले सकते हो। वो आपकी बॉडी को क्लेंज भी करेगा और मीठे की क्रेविंग भी दूर करेगा, और मतलब बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है अगर आपका गुड़ अच्छी क्वालिटी का है तो। एंड जैसे PMS के जैसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आयुर्वेदा में कौन से फूड है जो उसको बैलेंस कर सकते हैं, या उस मतलब से आजकल PMS बहुत एक्सट्रीम होने लगे हैं, तो आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? PMS तो बाय प्रोडक्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस का, ठीक है। किसी को वो गुस्से में होगा, किसी के मूड स्विंग्स होंगे, राइट। तो हर किसी को अलग अलग तरीके, किसी को बहुत पेट दर्द हो जाएगा, बट उसका जो कोर है, जो क्रक्स है, वो यही है कि हार्मोन्स को बैलेंस करना है। जो वात इम्बैलेंस यूट्रस में हो रखा है उसको कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर वही हम एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं कि हमें सिम्टम्स को ठीक करना है, हमें तो प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो सेम चीज़ें, आप अशोका चाल, लोधरा, शतावरी, इसका काढ़ा बना के पी सकते हो। आप हमारी चाय यूज़ कर सकते हो जो हम नम्या में करते हैं, विमेंस हेल्थ टी। आप जैगरी के अंदर जो मैं कंकॉक्शन बता रही थी ये आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेंगी। तो क्या आपकी चाय नॉर्मल चाय जैसी होती है? नहीं, हम लोग उसमें अशोका डालते हैं, शतावरी डालते हैं, लोधरा डालते हैं, अश्वगंधा होता है क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन होती है उस टाइम पे। फिर उसमें इलायची है, सिनेमन है, रोज़ पेटल्स हैं, ताकि उसका फ्लेवर भी आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन टी के साथ मिक्स कर कर हम करते हैं, बट उस प्रपोर्शन में करते हैं जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आप ले सकते हैं। और ये ग्रीन टी है कि नॉर्मल चाय जैसे घरों में जैसे दूध वाली चाय? नहीं, दूध तो बिल्कुल नहीं डालना होता है इस चाय में। दूध तो हम वैसे भी, जो लड़कियों को PCOS PCOD होता है, हम मना ही करते हैं। बट ये पानी में बेसिकली इन हर्ब्स को हल्का सा उबाल के, या जो डिप करते हैं हम उसको डिप करके गर्म पानी में आप उसको पी सकते हो। इफ़ यू डोंट लाइक इट टू मच, आप हल्का सा शहद डाल लो उसके अंदर। बट ये पानी के अंदर, दीज आर ऑल वाटर सॉल्युबल हर्ब्स, तो आप पानी के अंदर इसको आप पी सकते हो दिन में 2-3 बार। आयुर्वेदिक प्लान क्या है अगर किसी को वेट लॉस करना है और स्किन को भी हेल्दी रखना है? क्योंकि जब भी वेट लॉस की बात आती है तो स्किन आपकी डल होने लग जाती है, और स्किन तभी ग्लो कर रही है जब आप अच्छी डाइट ले रहे हो, फिर उससे वेट गेन होता है। तो ये दोनों कॉम्बो को कैसे बैलेंस किया जाए आयुर्वेदा से? बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से जो खाने का रस होता है, ठीक है, वो बरकरार रहना चाहिए। वो जो आप कह रहे हो ना डल स्किन, वो होता है जब खाना जो आप खा रहे हो उसमें लाइफ नहीं है। तो क्योंकि वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होके जो प्लांट में गया था, वहाँ पर आप उसको 10-12 महीने के बाद वो चीज़ खा रहे हो, तो उसके अंदर कितनी जान होगी जो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। योर फेस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ हेल्दी यू ईट। तो जो आप खाना खा रहे हो पहले तो फ्रेश खाओ। आयुर्वेदा फ्रेश खाने को और गर्म खाने को बहुत महत्व देता है। जैसे कि नॉर्मल खाने में सैलेड्स का कितना महत्व है, बट हमारे में अगर किसी का वात इम्बैलेंस है तो ऑलरेडी उसको उसको उसका जो डाइजेस्टिव पावर है वो वैसे ही कम है, उसकी अग्नि मंद है। उसमें आपको उसको रॉ सैलेड दे दोगे तो उसको डाइजेशन और ख़राब हो जाएगी, उसको गैस बनने लग जाएगी, राइट। तो हमारे में ये बोलते हैं कि खाना एक तो कुक्ड खाओ और अच्छे से कुक करके खाओ, घी डालकर खाओ। जो आपके स्पाइसेस हैं, जैसे जो रसा होते हैं आयुर्वेदा में, राइट, उसमें सारे रस होने चाहिए, वो एक की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
और तीसरा जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि तो सीज़न के हिसाब से खाओ। अगर बरसात चल रही है और अगर आप पालक खा रहे हो उसमें कीड़े हो सकते हैं, वो ठीक नहीं है। पालक बहुत हेल्दी है पर बरसात में पालक शायद इतनी हेल्दी नहीं है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ योर टाइमिंग। आयुर्वेदा कहता है कि दिन में सूर्यास्त के बाद मत खाइए और एक मील का दूसरी मील के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी पाचन शक्ति में मदद मिलती है ना। जैसे कि आपने सुबह खा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने दोपहर में खा लिया या शाम में खा लिया, फिर जब सूर्य की किरणें ख़त्म हो गई हैं या नीचे हो गई हैं फिर आप खाना मत खाइए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत ही अलग तरीके से देखने की बात है। बट हैविंग सेड दैट ये जो टाइमिंग ऑफ फूड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। आजकल जैसे डाइटिशियन जितने भी हैं वो 6 मील्स और ये कि वो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है? देखो, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से पूछोगे तो डायबिटीज़ में बिल्कुल कारगर है क्योंकि ब्लड शुगर को मेंटेन करना होता है। बट अगर आपको डायबिटीज़ जैसा प्रॉब्लम नहीं है तो ये कोई बहुत हमारे हिसाब से कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इतना नहीं खाना चाहिए। इतना नहीं खाना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना तभी खाना है जब भूख लगे और तभी बंद कर देना है जब 80% आपकी भूख पूरी हो गई है। ऐसा नहीं कि पेट पूरा भर गया और फिर खाना खाए जा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। आपको जितनी भूख लगी उसका 80% खाइए, दिन में 2 से 3 बार खाइए बट सूर्यास्त से पहले, और बीच में कुछ मत खाइए। और ये जो खाना खाने के बाद हम पानी पी लेते हैं ये पूरा एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव फायर, आपकी अग्नि फिर मंद हो जाती है क्योंकि आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया जब उसको डाइजेशन करना था। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आयुर्वेदा जैसे मतलब कहते हैं कि काम स्लो काम करता है, मतलब जैसे एलोपैथी है, अगर हमने अब मुझे सिर दर्द है मैं मेडिसिन लूँगी ठीक हो जाऊँगी, लेकिन अगर मैं आयुर्वेदा के हिसाब से चलूँगी कि ठीक है ओके मैं ये ग्रीन टी ले लेती हूँ एंड ये धीरे धीरे मुझे ऑब्वियसली हील करेगी और सुला भी देगी एक अच्छी नींद के साथ, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ। बट लोग एक वो जैसे ऐसा ना पेशेंस नहीं है, सब कुछ जल्दी चाहिए और इसीलिए शायद उस तरफ ज़्यादा भाग रही है। तो इसमें क्या करें? देखो, जो भी चीज़ सस्टेनेबल होती है वो स्लो भी होती है। सक्सेस का भी आई थिंक सेम ही जो धीरे चलेगा जो धीरे चलेगा और कंसिस्टेंटली चलेगा। तो धीरे और कंसिस्टेंट तो आई थिंक आप किसी भी साइड ऑफ लाइफ देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि एलोपैथी अच्छा रूट है उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आई थिंक अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो अगर आपको वाकई डोलो 650 खाकर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जानने हैं तो देन आप चूज़ कर रहे हैं एक अनहेल्दी तरीके से किसी चीज़ को ठीक करना। आई थिंक अब हम ओजेम्पिक के बारे में बात कर रहे हैं, मोंजारो है, ये सारे वेट लॉस कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से शक्ति, अब बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी आ रही है जिससे समझ में आ रहा है कि ये ऑन अ लॉन्गर टर्म आपकी बॉडी के ऊपर बहुत गलत तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। जो हम शॉर्ट टर्म ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये इंजेक्शन लगाया और मेरा वज़न कम हो गया, ये लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज करेगा बॉडी को। तो ये जो भी चीज़ क्विक हो रही है ना उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, चाहे वो आपका सक्सेस हो, चाहे यू नो इफ़ यू बिकम फेमस ओवरनाइट, चाहे ही आपकी एलोपैथी हो। तो मैं बस यही कहूँगी इसके लिए कि आप एलोपैथी अगर आप चूज़ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानने में। आई थिंक वो ही शायद आपको कन्विंस करेगा उसको ना लेने के लिए। तो जैसे त्रिफला हो गया या एक मदोहरवटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड अश्वगंधा, ये सब यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए एंड ये आयुर्वेदिक ही, जैसे वो क्लेम करते हैं कि सारा आयुर्वेदिक है। अलग अलग बड़ी ब्रांड्स है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कि आप ये लीजिए वेट लॉस होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये कितना सही है और ये क्या कितने टाइम तक लेना चाहिए? त्रिफला तो इट इज़ गॉड्स गिफ्ट बेसिकली। उसमें अमला की होती है, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो नेचुरली आपकी नाड़ियों से जो भी टॉक्सिन्स जमा है उसको निकालती है। तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो लेना चाहिए, वो बिल्कुल लेना चाहिए। त्रिफला आपको कोई भी एक जेन्युइन ब्रांड मिलता है उसका त्रिफला ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदा में मोस्ट यूज्ड फॉर्मुलेशन है और आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेदा में बोलते हैं कि जिसका गट अच्छे से क्लीन हो जाता है
या जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, अगर आप सुबह अपनी बाउल मूवमेंट्स बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं और आपको कोई भार नहीं लग रहा है, कुछ अनईजी नहीं हो रहा है, तो ये बेस्ट है। ये पहला सिग्नल है कि आपकी बॉडी हेल्दी है इनफैक्ट। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और त्रिफला तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। त्रिफला के अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो और भी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गोंद कतीरा बहुत अच्छा है, उसमें फाइबर भी है, उस पर आपके स्किन पर ग्लो आता है, एक्ने है वो भी रिमूव होता है, और फाइबर इतना ज़्यादा होता है और नेचुरल है। पेड़ काटा, पल्प निकला, पल्प से वो क्रिस्टल्स निकाले, वो भिगोए, आपने खा लिए, तो कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपका सही रहेगा। अश्वगंधा का भी क्या है, अच्छा है, वो वेट लॉस में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है, बट उन लोगों को खाना चाहिए जिनको जैसे बहुत लंबा दिन है आपका, अब आपको जिम जाना है और आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप अश्वगंधा लेंगे थोड़ा सा तो यू फील मोर पावरफुल। मेटाबॉलिज्म को हल्का सा ट्रिगर भी करता है। तो वही बात आ गई कि अकेला अश्वगंधा भी नहीं काम करेगा, अकेला त्रिफला भी नहीं काम करेगा। डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये ज़रूर आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं, बट मात्रा। त्रिफला 1 चम्मच एक रात को। एंड जैसे टैबलेट्स आते हैं वो, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आप नेचर की चीज़ को जितना नेचुरल फॉर्म में या जितना क्लोजेस्ट टू नेचर में अगर ले सकते हैं वो बेस्ट है। जैसे हम हमारी जड़ी बूटी को बिल्कुल काटते हैं, खाली उसको सुखाते हैं, धूप में काटते हैं, ब्लेंड करते हैं और दे देते हैं। अब जितना ये कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल बनाने में या जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसमें उसका जो रस है, जो उसकी वाइटलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आजकल हम प्लास्टिक लेयरिंग लगाते हैं, एडिबल लेयरिंग्स होती हैं वो कैप्सूल्स के ऊपर, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट अभी एक स्टडी निकली थी, आई थिंक BBC ने, किसी ने, तो मैं नाम बोल रही हूँ, स्टडी निकली है कि 70 या 65% पीपल टुडे हैव फैटी लिवर बिकॉज ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स। क्योंकि सप्लीमेंट्स के ऊपर अभी रेगुलेशन इतना टाइट नहीं है, इसकी वजह से लोगों को फैटी लिवर हो गया, क्योंकि मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स होते हैं इन सप्लीमेंट्स में, वो भी लिवर को जाके डैमेज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इन सप्लीमेंट्स में, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नेचुरल नहीं समझ में आती हैं, लिवर को वो प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो फैटी लिवर बनता है। तो बहुत सोच समझ के खानी चाहिए ये चीज़ें। शिलाजीत, जैसे मैं अभी आप तो हुई जम्मू के, और मैं भी जम्मू कश्मीर, जैसे अभी कश्मीर जाके आई थी, वहाँ के लोग, इवन लेडीज़, मेरे लिए ये बहुत होता है, क्योंकि शिलाजीत को हमने सिर्फ एक ही माइंडसेट से देखा होता है कि ओके ये आपकी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करता है। लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने देखा कि लेडीज़ भी शिलाजीत यूज़ कर रही हैं, ले रही हैं वो। एंड जब मैंने उनसे पूछा तो मैं सुन के हैरान होगी कि उसकी कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और शिलाजीत को कोई उस तरीके से नहीं देखते हैं। इवन अगर आप वो टर्म भी यूज़ कर रहे हो कि शिलाजीत ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही अलग वे से देखा जाता है। तो और मुझे इसके बारे में जानना है, क्योंकि एक तो ये प्योर, मतलब अगर आप सही जगह से ले रहे हो तो बिल्कुल ही प्योर है, कितना लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, और आयुर्वेदा में इसका कितनी इंपॉर्टेंस है? तो शिलाजीत बेसिकली पत्थर से निकलता है, उसको पत्थर से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका वो जो लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म आपने देखा होगा वो बनता है। तो शिलाजीत को सही तरीका लेने का वही है सेमी लिक्विड फॉर्म, पहली चीज़ ये, ठीक है, क्योंकि वो द लीस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म है, और तभी लीजिए जब वो असली है। 2 तरीके हैं इसको लेने के। पहला तो इसको सर्दियों में ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो इसकी अगर आपको वाकई में खाना भी है, या तो बंद कर दीजिए 2-3 महीने, और अगर खाना है तो बिल्कुल जितना मैच स्टिक का आगे वो बिंदु होता है ना, ब्लैक, हाँ, बस उतना सा एक बार दिन में, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए हफ्ते में 3 बार ले सकते हैं, रेगुलरली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्दी में लेना चाहिए, ये सर्दी का पदार्थ है, गर्मी का नहीं है। अगर आप सारे मौसमों में ले रहे हो, स्पेशली अगर आपका पित्त प्रवृत्ति है, तो ये लिवर को डैमेज भी कर सकता है। इसको पहली चीज़ तो ये है समझने की। दूसरी ये कि शिलाजीत की वो जो सेक्सुअल पोजीशनिंग है मेन के लिए, वो पोजीशनिंग है मार्केटिंग की, वो असल में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये, तो लड़के लड़कियां दोनों ले सकते हैं। इनफैक्ट जिन लड़कियों को PCOS PCOD है, उनको तो डेफिनेटली शिलाजीत लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी फटीग है, आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे बहुत बार, तो थोड़ा सा शिलाजीत आप गर्म पानी में या ल्यूक वार्म वाटर में मिलाकर आप जिम से पहले पी लीजिए, तो जिम करने का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा आपका। तो आई थिंक ये पहली चीज़ है।
जिन लोगों को थकान बहुत है, उस तरह का कुछ है, वो लोग भी पी सकते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है तभी आप शिलाजीत ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो अगर आपको लो एनर्जी लगता है। तो मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करता है, ओवरऑल बॉडी एनर्जी में, सेलुलर लेवल पर अगर आपकी एनर्जी बूस्ट होती है शिलाजीत से, बट मात्रा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्किन एंड हेयर बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ पे अच्छा इफेक्ट करता है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे जाके आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, आपको एटीपी प्रोडक्शन आपकी बेटर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें स्किन, हेयर, ग्लो, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ों से जो है रिलेटेड है। इनफैक्ट जो सेक्सुअली हम कहते हैं कि इसको लेना चाहिए, वो भी यही है कि आपके फ्लूइड्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, राइट। उसकी वजह से आपका सेक्सुअल अराउजल्स आपके बेटर होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बेटर होती है। सो इट हैज़ अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ पुटिंग वेलबींग इन योर बॉडी। तो जैसे मैंने बताया आप जम्मू से हैं, हाँ। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ऑडियंस को अपना बैकग्राउंड बताएं कि मतलब ऑब्वियसली आप देखने से पंजाबी लग रहे हो, मैंने आपको बोला, बट ये नमाया फूड आपने कैसे स्टार्ट किया जम्मू से, क्योंकि JNK वहाँ पे क्या इतने ऑप्शंस हैं बिजनेस करने का या जो भी है, जैसे तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे। मतलब जब मैं एक्चुअली यहीं पे दिल्ली में काम करती थी, जब मैं जम्मू वापस गई तो हम लोग अपने जो मेरे दादाजी हैं वो कुछ जड़ी बूटी और कुछ ऐसी काढ़े वगैरह बनाते थे, कुछ करीबन 70 साल पहले। तो वो चीज़ें कभी किसी ने पिक नहीं करी, एज अ फैमिली बिजनेस ऑल्सो किसी ने उस चीज़ को उठाया नहीं, कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी, और हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी, इनफैक्ट आज हम नमिया में वो जो हम एक्चुअल में जड़ी बूटी करते हैं उसका 10% भी नहीं करते। तो कुछ जड़ी बूटी हिमाचल से आती है, जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे इलाकों से आती हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे नहीं है। तो हम एक फैमिली जो है हमारा कि अश्वगंधा गॉट इट्स लाइमलाइट, तो अश्वगंधा को तो अपनी लाइमलाइट मिल गई, बट बाकी सब हर्ब्स का क्या। तो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है आयुर्वेद, और आयुर्वेदा बोलना पड़ता है क्योंकि अभी फिर भी लोगों को समझाना पड़ रहा है, बट अगर आपको एक्चुअल सेंस में बताना हो तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। तो जब मैं वापस गई, मैंने इनके ऊपर पढ़ना शुरू किया, फिर बहुत सारे लोकल जो हमारे वैद्य थे उनके साथ काफ़ी बात करती थी मैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है। तो मुझे समझ में आया कि इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई बात कर ही नहीं रहा है, ये तो इंटरनेट पे ही नहीं है। तो आई थिंक वहाँ से फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू करी, एंड कुछ फॉर्मुलेशंस हमारे पास थी। फिर क्योंकि मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए तो मेरी अंडरस्टैंडिंग सडनली बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से शुरू किया, और मुझे लगता था कि जम्मू से ही करना चाहिए क्योंकि जम्मू में इतनी सारी जड़ी बूटी होती है, बहुत जड़ी बूटी होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास इंटरनेट है तो मेरे पास पावर है। एंड टुडे मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी शहर से हैं, आप कुछ भी चाहते, इनफैक्ट आप अब देखिएगा नेक्स्ट 5 साल में जो Tier 2 और Tier 3 की सक्सेसफुल स्टोरीज होंगी, आई थिंक वहाँ से ज़्यादा यूनिकॉर्न बनेंगे रादर देन योर दिल्ली, बैंगलोर एंड बॉम्बे। तो हाँ, मतलब आई थिंक वो एक बस वो था कि जड़ी बूटी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, हम उसको बेस बनाना चाहते थे। और नमिया तो बस आई थिंक नमिया नाम कहाँ से आया? तो मैं निचरिन बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ, एंड मैंने ये 2018 में शुरू किया था प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई ये प्रैक्टिस से। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे को उस टाइम पे समझ आई। और आई वॉज ग्रोइंग अप दैट टाइम, आई वॉज बिकमिंग हु आई हैव बिकम। तो वो कैरेक्टर फॉर्मेशन टाइम था मेरा, तो मुझे उस प्रैक्टिस से बहुत कुछ मिला। तो आई वॉन्टेड टू कीप, मुझे नमियों और रेंगे जो चांट होता है उससे मुझे आई वॉन्टेड टू गिफ्ट दैट प्रैक्टिस समथिंग, तो मैंने फिर नमियों से नमिया रखा। तो वैसे क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग
रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो जैसे जम्मू से आप जब आपने स्टार्ट किया तो जिससे कर्फ्यू लगता रहता है, मैं 3 साल रही वहाँ एंड 3 साल में 3 महीने मेरा नेट चला है। मैं बाहर निकल जाती थी और कुछ भी हो गया तो मुझे सुनने को बहुत मिलता था कर्फ्यू लग गया है। तब कैसे बिजनेस पे इफेक्ट, मतलब बिजनेस पे असर पड़ता होगा ना उस चीज़ का? बिल्कुल। तो जैसे अब हम, क्योंकि हमने एक्सपैंड कर लिया है, तो अब हमारे पैन इंडिया 6 वेयर हाउस है। तो अगर जम्मू में कुछ ऑपरेशंस में इशू भी आता है कभी कभी, तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि 45 दिन का स्टॉक हमेशा ही उन 6 वेयर हाउसेस में हो। तो आई थिंक वो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम कह लीजिए, या D2C का जो इकोसिस्टम है, वो इतना मैच्योर हो गया है लास्ट 5 साल में कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ईजी तो नहीं मैं बोलूँगी, बट बहुत बेटर हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग इन्वेंट्री। तो आई थिंक दैट इज़ वन। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक हम फोरकास्टिंग अब जो स्टॉक की होती है वो उस हिसाब से करते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें। तो बट ये सारी बातें बोलने के बावजूद मैं ये भी बोलूँगी कि चीज़ें बहुत बेहतर भी हैं। आई थिंक जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पर तो हर तीसरे दिन स्ट्राइक होती थी। उससे लेके अब तक आई थिंक कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए हैं, तो बहुत बेटर हुआ है। आई थिंक जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स जो पहलगाम में हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वैसे चीज़ें बहुत बीच का जो टाइम रहा काफ़ी मतलब शांत, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उस तरह से है, बहुत अच्छा है पहले से। तो जैसे शार्क टैंक पे आप गए तो उसके बाद बिजनेस में कितना चेंज आया? मतलब आपको हेल्प ऑब्वियसली बहुत मिली होगी, ग्रोथ में कितना चेंज दिखा? एक छोटी सी कहानी है इसमें। तो हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था ब्रांड का, नम्या का। तो जैसे ही शार्क टैंक आया उसके करीबन मतलब शार्क टैंक आया और हम रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। अब मैं याद करती हूँ तो सिर्फ 10-12 महीने हुए थे, मैं छोटी थी, मतलब अब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, इतने साल नहीं हुए हैं, बट तब बहुत नया शुरू किया था तो एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था। तो मतलब एयरपोर्ट पे जा रही हूँ तो 10 लोग सेल्फी ले रहे हैं। और मुझे याद है पहले हफ्ते में जब शार्क टैंक एयर हुआ, क्योंकि उस टाइम पे तो आइडिया ही नहीं था कि क्या है, कितना रिस्पॉन्स आएगा, हमें रिस्पॉन्स का कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मेरी बहन की शादी थी जिस दिन शार्क टैंक आया, और हम लोग ऑब्वियसली बिजी थे और किसी को नहीं पता था कि शार्क टैंक में मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्या पता नहीं सिलेक्ट किया और करेंगे कि नहीं। हाँ, पता ही नहीं था कुछ क्या। तो पहले 1 हफ्ते में शायद मैं हर रात में शायद 2-3 घंटा सोई होंगी, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, ट्रैफिक का वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम बढ़ गया। जिस दिन शार्क टैंक एयर हुआ उस दिन वेबसाइट डाउन चली गई क्योंकि ट्रैफिक नहीं ले पा रही थी। फिर रातों रात हमने नए सर्वर पे वेबसाइट को डाला। मैंने कभी इतने नंबर्स नहीं देखे थे वेबसाइट पे आते हुए। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मैं हमेशा याद रखूँगी कि वो कैसे रातों रात सब चीज़ें चेंज हुई थी। पहले 8 दिन में हमने 12 लोग हायर करे थे सिर्फ कस्टमर केयर पे, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे मैनेज करना है। एंड ऑर्डर्स तो फिर भूल जाओ, वो स्टॉक आउट भी हुए, रातें भी लगी, फैक्ट्री के नाइट शिफ्ट चल रही हैं, वो सब हुआ। बट करीबन आई थिंक 8-10 दिन के बाद हमें इंजंक्शन लग गया, और पता नहीं किसी ब्रांड ने आकर बोला कि ये नाम हमारा भी है, आपको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह तो हमें
सडनली वो एकदम जंप देखकर डिस्पाइट हैविंग अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमें कुछ दिन के लिए ब्रांड बंद करना पड़ा। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बिटर स्वीट एक्सपीरियंस था। एंड पहली बार मैं कोर्ट में गई, पहली बार मैं हाई कोर्ट में गई, फिर 60 दिन में केस जीत लिया। मतलब ये जो भी इंजंक्शन लगा था उसको खुलवाया हमने, फिर से ब्रांड स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमने बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो किया। आई थिंक वो जो हम एकदम हाई हेड हो गए थे सडनली आफ्टर शार्क टैंक की ओ वी हैव अराइव्ड, वो एकदम हमारा नीचे हुआ और फिर वहाँ से हमने बहुत मेहनत से आई थिंक कंसिस्टेंटली ग्रो किया। बट आई थिंक क्योंकि बहुत लोगों को ऑफ कोर्स ये टेक्निकल चीज़ें या जो लीगल चीज़ें नहीं पता है, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है, तो इंटरनली आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी। बहुत मैम। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बड़ा करने के लिए आपको हर चीज़ के थ्रू आई थिंक निकलना चाहिए। तो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर श्योर। तो आप जैसे आप जैसे आप बता रहे हो आयुर्वेदा में आप पीसीओडी के लिए और क्या क्या है जो अगर मैं भी मतलब आपकी वेबसाइट पे एक्सप्लोर करूं तो मुझे और क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं? तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था जी। कि जितने भी 70% जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में आज वो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हाँ। तो हमने कहा कि ये जो 70% प्रॉब्लम्स हैं हम इनको टारगेट करेंगे जो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, ये सारी चीज़ें हमने पकड़ी, क्योंकि हमें लगा कि जो एसिडिटी से फैटी लिवर, ये जो सारी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हमें लगता है अच्छा ठीक है ये तो कोलेस्ट्रॉल तो हाई होता ही है, बीपी तो हाई होता ही है, ये होता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है और हमें इसे एक्नॉलेज भी करना चाहिए। तो आई थिंक वी वर वांटिंग टू डू दैट। तो आज हमारे पास कुछ डायबिटीज़ के लिए है, तो एक चाय बनाते हैं जिसमें हम 18 जड़ी बूटी करते हैं। वो डायबिटीज़ बेसिकली आपका कम करता है, ब्लड ग्लूकोज को लोअर डाउन करता है, पैंक्रियाज की एफिशिएंसी को बेटर करता है, उन जड़ी बूटी से जिनका काम ही यही है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। फिर हम हाइपोथायराइडिज्म के लिए कुछ करते हैं जो आपके T3 T4 को रेगुलेट करता है। पीसीओएस पीसीओडी की बात हमने करी है। लिवर की जो हम चाय बनाते हैं वो तो बहुत आई थिंक बेनिफिशियल है, क्योंकि जिसको एसिडिटी है से लेकर जिसको लिवर सिरोसिस है वो सारे लोग उस चाय को पी सकते हैं। जो अल्कोहलिक हैं या वीकेंड्स पे ओवर ड्रिंक कर लेते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम कुछ रॉ हर्ब्स करते हैं, जैसे त्रिफला की बात हम कर रहे थे, त्रिफला, शतावरी, ब्रह्मी, ये सारी चीज़ें करते हैं। नींद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो हम स्लीप टी करते हैं। मेनोपॉज तो चलो अब बात होनी शुरू हुई है, कोई बात ही नहीं करता था उसके बारे में, तो मेनोपॉज के लिए हम मेनोपॉज में कैसे मतलब हेल्प करते हैं? मेनोपॉज में ना जो औरतों को जो प्रॉब्लम होती है बेसिक, वो हॉट फ्लशेस की होती है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारों के लिए जड़ी बूटी है जो इसको काम डाउन कर सकती है। तो मेनोपॉज के थ्रू तो आपको निकलना ही है, उसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है, वो तो एक फेज ऑफ लाइफ है आपका जो आपको क्रॉस करना है। बट उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, एकदम स्वेटिंग हो रही है, या मन घबरा रहा है, या रात को सोने में दिक्कत आ रही है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम चाय बनाते हैं। उसमें ब्रह्मी है, गोटू कोला है, ये सारी चीज़ें बेसिकली नर्वस सिस्टम पे काम डाउन करती हैं हमको और हॉट फ्लशेस को घटाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, फिर जैसे गोंद कतीरा करते हैं हम, शतावरी करते हैं, देन हम शिलाजीत के बारे में बात कर रहे थे, वो भी हम करते हैं। तो सैफरन कावा तो करते हैं क्योंकि हम जम्मू से हैं। केसर करते हैं, किश्तवाड़ी और भद्रवाही केसर जो होता है वो करते हैं हम स्पेशली, बिकॉज वैसे मिलता नहीं है इतना आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ओके, तो जिसको भी चाहिए प्लीज़ आप रीच आउट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मेरा फेवरेट कावा, मैं तो मुझे कावा से तो एक अलग ही अटैचमेंट है कि बहुत पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, हम वो ऑथेंटिक वाला बनाते हैं विद सैफरन एंड ऑल। किसी भी चीज़ का अगर आपको एक्सट्रीम हो गया है, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू टेक मेडिसिन। बट अगर आपको छोटे छोटे सिम्टम है, उसके लिए हर चीज़ के लिए दवाई खानी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने अपने फादर को देखा है, उनको थोड़ी सी ना दवाई की, वो एक्सेस ऑफ मेडिकेशन की वजह से भी उनका फैटी लिवर बहुत जल्दी लिवर सिरोसिस बदल गया, और हमारा काफ़ी झगड़ा होता था इस बात पे कि क्यों आप इतनी, तो उनको इतना
एक साइकोलॉजिकली डर था कि नहीं मैं बाहर खाऊंगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगी, वो पहले ही घर से रीफा गट खा के जाते थे। एक टाइम पे आके रीफा गट उनके ऊपर काम करना बंद कर गई बिकॉज वो एक्सेसिव मेडिकेशन हो गया। तो मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है उनके साइड इफ़ेक्ट्स, बट हाँ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों को कि इससे पहले आप दवाइयों में जाओ, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो और कुछ चीज़ों को ऐड करो। ऐसा भी नहीं कि मैंने अश्वगंधा खा लिया अब मेरी लाइफ सेट है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा तो ट्रस्ट तब से होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, क्योंकि घी वाला जैसे आपने बताया, पहले भी मेरे पास एक आए थे गेस्ट श्वेता शाह, उन्होंने भी बताया था, तब से मैंने घी वाला। शिलाजीत, जैसे मैं कश्मीर गई तो मैं शिलाजीत ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे प्योर मिल गया, तो मैंने विंटर्स में उतना ही शिलाजीत जरूर। सर गर्मियों में इतना इफेक्ट नहीं आता उसका। उससे मैंने देखा मेरे फेस पे एक ग्लो था शिलाजीत से। आप वैसी बहुत ग्लोइंग है। थैंक यू। मैं कश्मीरी लगती हूँ। एब्सोल्युटली। बालों में मेरे चेंज देखा, एंड एक कहीं ना कहीं एनर्जी थी, क्योंकि मैं काम बहुत करती हूँ तो थकावट नहीं थी उसकी। तो मैं कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा ऐसा कुछ जानने को मिल रहा है, मुझे लगता है हमारे पास सब कुछ है, आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है एंड वो सिर्फ हमारे पास है, तो उसका फुल यूज़ करना चाहिए। और जो अब्यूज़ हो रहा है वो कर्क्यूमिन शॉट से, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट हाँ, आई थिंक हमें आयुर्वेदा जैसे होना चाहिए वैसे पता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वैद्य हकीम थे वो उन्हीं गलियों में चले गए, तो किसी ने किया नहीं उसके ऊपर काम। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।